मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक परीक्षा के सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट 2020 का अध्ययन करेंगे। अभी बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोगों को यह प्रदान किया गया है कि इसी प्रकार का प्रश्न पत्र हमारे मैट्रिक एग्जामिनेशन में आएगा। तो हम एक वीडियो आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव से देंगे। अभी इस पेपर में कुल 60 ऑब्जेक्टिव है। हम उस 60 ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो बनाएंगे और दूसरा जो हमारा वीडियो होगा वह होगा वस्तुनिष्ठ का। जो 50 अंक का हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, जिनका हमें उत्तर लिखना होता है, वह परीक्षा में हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ लिखा है सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट 2020। विषय यहाँ संस्कृत हो गया। संस्कृत 100 नंबर का आता है, ये हम लोग परिचित ही हैं। यहाँ परीक्षार्थियों के लिए यह निर्देश होता है परीक्षा में कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, जो डिस्क्रिप्टिव के लिए है। दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, यानी जो दाहिने तरफ यह अंक दिया होता है। जैसे अभी ये 60 है, 60 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें मात्र 50 आपको बनाना है और 50 का एक एक मार्क्स आपको मिलेगा और वह 50 नंबर का होगा। आपके मैट्रिक परीक्षा में चाहे 60 आए ऑब्जेक्टिव, या एक दिन पेपर में निकला था 100 आए, लेकिन हमें बनाना 50 ही है और उसका हमें 50 नंबर मिलेगा। तो आइए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं। 50 प्रश्नों को हम बनाएंगे। अभी तो हम 60 प्रश्नों को बता देते हैं आपको, लेकिन आप लोग अपने परीक्षा में मात्र 50 ही बनाएंगे और उसका 50 अंक पाएंगे। यहाँ लिखा भी है कि प्रश्न संख्या 1 से 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें। लिखा है इनके उत्तर OMR शीट पर दिए गए सही वृत्त को काले या नीले से भर कर दें। और उसमें होता क्या है कि 4 गोला बनाया होता है, A, B, C और D करके OMR शीट में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोना पात्र से, सोना के पात्र से। मैंने प्रथम पाठ मंगलम में ही अध्ययन किए, हम लोग मंगलम में अध्ययन किए। और प्रथम पद्य हमारा क्या आया था कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम, जो ईशावास्य उपनिषद का है। मंगलम प्रथम पाठ हमारा मंगलम है, और ईशावास्योपनिषद का यह पद्य जो है हमें पहला ही उस पाठ में पढ़ने को मिलता है कि हिरण्यमयेन पात्रेण, यानी सुनहले पात्र से सत्यस्य मुखम अपिहितम, सत्य का मुख जो है ढका हुआ है। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सुनहले पात्र से। और मात्र एक क्वेश्चन का यहाँ भी बता देते हैं कि यहाँ ABCD है, ये A मान लिए, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो हमारा उत्तर कौन सा सही है? B। तो ये जो B वाला गोला है, इसको अच्छी तरह से हमें ऐसे काला या नीला कर देना है, तब हमें मिल जाते हैं 1 नंबर। तो इस प्रकार से आप OMR शीट को कलर करेंगे, यानी जो हमारा A सही होगा तो A को बढ़िया से रंग देंगे, B सही होगा तो B को, किसी एक को ही रंगेंगे चारों में से। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? लिखा है सत्य की, धर्म की, असत्य की, कर्म की। तो कर्म की भी विजय होती है, धर्म की भी विजय होती है, सत्य की भी विजय होती है, लेकिन असत्य की विजय नहीं होती है। तो हमारा दूसरे का उत्तर हो जाएगा C। यहां मैंने मार्क भी कर दिया है। फिर अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि विद्वान अपने रूप एवं नाम को त्याग कर किसमें मिल जाते हैं? स्वर्ग में, नदी में, परमेश्वर में या आकाश में? तो परमेश्वर में मिल जाते हैं। इसके लिए भी मंगलम पाठ का ही एक पद्य है,
मुंडकोपनिषद का। और वह पद्य क्या है कि यथा नद्यः सन्नमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उभयति दिव्यम। लिखा है कि जैसे नदियाँ बहती हुई जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही विद्वान व्यक्ति जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस दिव्य परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? परमेश्वर। चौथा है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको भली भांति समझ में आए, अलस कथा। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस कथा मैंने पढ़ा है, आलसियों की, जो चारों आलसियों की कथा है। तो अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति। पांचवा है, स्वामी दयानंद की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में शुरू हुई? तो एकदम निसंदेह आपको संस्कृत लगा देना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में। फिर आ गए कि क्षमा, क्षमा किसका नाश करती है? क्षमा किसका नाश करती है? अभी कह रहा है कि मित्रता, क्रोध, आलस्य, लोभ। तो क्षमा जो है क्रोध का नाश करती है। क्षमा किसका नाश करती है? क्रोध का। ये कहाँ पढ़े हम लोग? नीति श्लोकाह में पढ़े। और नीति श्लोकाह का एक पद्य है, अकीर्तिम विनयो हंति हंति अनर्थम पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंति लक्षणम। यानी अपजस जो है विनम्रता को मारता है। हंति अनर्थम पराक्रमः, पराक्रम जो है अनर्थ को मारता है। और नेत्य, क्षमा जो है क्रोध को मारता है। आचारो हंति लक्षणम, और जो हमारा व्यवहार है वह हमारे बुरे लक्षणों को मारता है। तो क्षमा किसका नाश करता है? क्रोध का नाश करता है। स्पष्ट है अभी? अब आ गए कि पंचतंत्र ग्रंथ में कितने खंड हैं? तो पंचतंत्र ग्रंथ में कितने खंड हैं? 5। 5 तंत्र हैं उसके, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा था? पंचतंत्र पड़ा था। और 5 तंत्र हैं। पंचतंत्र किसने लिखा? आचार्य विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र के रचयिता भी यदि पूछ दे तो क्या हमारा उत्तर होगा? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र लिखा है आचार्य श्री विष्णु शर्मा ने। और पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं। कौन कौन से? मित्रभेद, दूसरा मित्रलाभ, काकोतुकीयम, लब्ध प्रणास और अपरीक्षित कारक। ये 5 तंत्र हैं पंचतंत्र के, इसीलिए इसका नाम पंचतंत्र भी रखा गया था, पड़ा था। आगे कह रहा है, नीतिकार ने आलस्य को क्या माना है? तो नीतिकार ने आलस्य को क्या माना है? बंधु, गुण, मित्र और दोष। अब यहां नीतिकार ने आलस्य को दोष लगा सकते हैं, लेकिन नीतिकार ने आलस्य को क्या माना है? शत्रु। इसके लिए हम लोगों ने अध्ययन किया है। क्या? नीति श्लोक में नीतिकार ने लिखा है, आलस्य में ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानृपहो, यानी आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और इसका सही उत्तर होना चाहिए शत्रु। नीतिकार ने आलस्य को क्या माना है? शत्रु माना है। इसमें 2 काम कर सकते हैं आप। ऐसे जब प्रश्न आपको मिल जाएं जिसका सही उत्तर इसमें न हो तो आप उसे छोड़ सकते हैं, उसका 1 नंबर आपको मिलेगा। यदि आपने 49 बनाया है 50 में, 50 बनाना है, 49 ही बनाया है, 1 नहीं बनाया है, तो 1 नंबर। यदि 8वां आपने छोड़ा इस बीच में तो आपको 1 मार्क्स ऐसे भी मिलता है, क्योंकि इसका ऑप्शन क्या है? गलत है। और नहीं तो आप दोष लगा सकते हैं, लेकिन यह पूर्णतः ठीक नहीं है। शत्रु और दोष में अंतर है। नीतिकार ने आलस्य को शत्रु माना है, न कि दोष माना है। तो इसमें कोई भी सही उत्तर नहीं है। अब 9वां में आ जाते हैं। 9वां प्रश्न हमारा कि इस स्त्री की गति किससे होती है? तो स्त्री की गति जो है पति से होती है। इसका अध्ययन किया हम लोगों ने। स्त्री की गति किससे होती है? पति से। कहाँ मिला था हमें? अलस कथा में। अलस कथा में एक पद्य मिला था हमें कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननीम गति न अलसानाम गति काचित लोके कारुणिकम विना। मिला यहां? तो यहां क्या हो गया? स्त्री की गति किससे है? पति से। पतिरेव गति स्त्रीणाम, स्त्रियों की गति कौन होता है? उसका पति होता है। बाला नाम जननी गति है, बच्चों की गति जो है उसकी माँ होती है।
न अलसा नाम गति है काचित लोके, इस संसार में आलसियों की कोई गति नहीं है, कोई संरक्षक नहीं है, यदि कारुणिकम बिना कोई कारुणिक आदमी नहीं हो। जैसे यहाँ वीरेश्वर की कथा है, यदि वीरेश्वर नहीं होता तो उन आलसियों का संरक्षक कोई नहीं होता। अब फिर आ गए हम 10वें प्रश्न में। 10वां प्रश्न है हमारे सामने। 10वां क्या कह रहा है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो स्पष्ट है, मिथिला का मंत्री था। यहाँ ऑप्शन दिया अवध का, मगध का, मिथिला का, काशी का। हमारा सही उत्तर क्या होगा? मिथिला का। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। एकदम याद रखना है, इसी पर तो अलस कथा है। फिर आ गया अनर्थ का। अनर्थ का नाश कौन करता है? अनर्थ अभी बताया आप लोगों को, अनर्थ का नाश कौन करता है? क्या पढ़े थे हम लोग? हंति अनर्थम पराक्रमः। पराक्रम जो है अनर्थ का नाश करता है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पराक्रम। हंति अनर्थम पराक्रमः, यानी पराक्रम जो है अनर्थ का नाश कर देता है। अब आ गए हम लोग 12वें क्वेश्चन में। लघु धन तल। लघु धन तल ये प्रत्यय है। अब कह रहा है कि इससे निष्पन्न रूप कौन सा है, इससे कौन सा शब्द बनेगा? तो लघु में जब तल प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है? लघुता। लघु धन तल बराबर लघुता, यानी लघु में जब तल प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा शब्द? लघुता। बन जाता है प्रभुता, या बहुत सारा। जब हम लोग तल प्रत्यय का अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत सारा शब्द मिल जाएगा। फिर कह रहा है लक्ष्मी किसका वर्ण करती हैं, यानी किसको चुनती हैं? लक्ष्मी किसका वर्ण करती हैं? मूर्ख का, लोभी का, क्रोधी का, उद्यमी का। कह रहा है कि नहीं, लक्ष्मी मूर्ख का वर्ण नहीं कर सकती, लोभी का नहीं कर सकते, क्रोधी का नहीं करते हैं, किसका? उद्यमी का करते हैं। लक्ष्मी जो है उद्यमी का वर्ण करती हैं। उद्यमी शब्द का क्या अर्थ होता है? परिश्रमी, यानी जो परिश्रमी होता है माता लक्ष्मी उसका वर्ण करती हैं, उसी के साथ रहती हैं। जो परिश्रमी होता है उसे कभी भी अपने जीवन में कष्ट नहीं होता है, इसलिए हम सबको भी क्या होना चाहिए? परिश्रमी होना चाहिए। आगे स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? क्या था? मूल शंकर, भूलना नहीं है। दया शंकर, गौरी शंकर, मूल शंकर और प्रमोद शंकर, इन चारों ऑप्शन में हमारा सही उत्तर क्या है? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। इस कथा को पढ़ा आप लोगों ने। फिर बहुत आसान संधि का एक प्रश्न आ गया, जगत धन ईसह की संधि क्या होगी? हमारे सभी बच्चे जानते हैं, जगत धन ईसह जुड़ेगा तो क्या बनेगा? जगदीशः। थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब मान लो ये ऑप्शन कहीं गलती से कलर कर दिया, जगतीशः लिख दिया है, तो घबराना नहीं है लिखते समय, अपना सही उत्तर इसमें से चुन लेना है कि जगदीशः कहाँ सही लिखा है भाई, तो बी में सही लिखा है तो बी को कलर करेंगे। यही नहीं कि हड़बड़ा के 15 का ए ही रंग दिए, जगतीशः है तो द होना चाहिए तो लिख दिया है, तो ऐसे जो है 1 नंबर चला जाएगा हमारा। हम कलर करेंगे तो पहले प्रश्न पत्र को बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके उत्तर की जांच कर लेंगे कि हाँ रियल मैं जो कलर कर रहा हूं वही मेरा उत्तर सही है, तब जो है हम उसका कलर करेंगे। प्रश्न संख्या 16 है हमारा कि दंडी ने सर्वशुक्ला विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया है? दंडी ने सर्वशुक्ला विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया? लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, किसके लिए किया है? तो दंडी ने किसके लिए किया है? यह भी पढ़े हैं हम लोग। क्या पढ़े हैं? एक पद्य मिला है हमें कि वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती, यानी बेकार ही दंडी ने कह दिया था सर्वशुक्ला सरस्वती। विजयांका के लिए आया है कि वह श्याम वर्ण की थी, लेकिन आचार्य दंडी ने उसे सर्वशुक्ला सरस्वती कह दिया। तो यहाँ दंडी ने सर्वशुक्ला विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया? सरस्वती के लिए। अभी पढ़ना हम लोगों के सिलेबस में। फिर है जनक की सभा। जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? तो जनक की सभा में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जनक की सभा में 2 शास्त्र कुशला थी, गार्गी और वाचक्नवी, और यहाँ ऑप्शन में हमारे पास गार्गी है। सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी और यमी में सही उत्तर है गार्गी। जनक की सभा में शास्त्र कुशला थी गार्गी और वाचक्नवी, तो बी उत्तर हमारा सही है 17 का। 18 इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? तो इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? इंद्राणी। इंद्र की पत्नी का नाम इंद्राणी। और फिर आ गए हम 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि।
किस पाठ से उद्धृत है? तो गायन्ति देवाः किल गीतकानि, यह कहाँ से उद्धृत है? भारत महिमा से, जिसमें भारत महिमा का वर्णन हो रहा है, वहीं पर यह मिला है हमें कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवतागण भी गा करके निश्चय ही यह कहते हैं कि यह भारत की भूमि क्या है? धन्य है, यह भारत की धरती धन्य है जहां हम लोग अवतरित हुए हैं। तो 19 का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि संस्कार कितने होते हैं, यह भी पढ़ा हम लोगों ने। संस्कार कितने होते हैं? 16। यहाँ कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, 15, 14, 18 नहीं होगा। संस्कार कितने होते हैं? 16। कुल संस्कारों की संख्या 16 है। मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ मैंने लिखा भी है कि संस्कारों की कुल संख्या 16 है। आगे 21 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि स्वागतम में कौन सा प्रत्यय है? स्वागतम ऐसे हम लोगों को मिलता है सुधन आगतम संधि विच्छेद में, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि स्वागतम में कौन सा प्रत्यय है? तो स्वागतम में प्रत्यय है कत। कौन प्रत्यय है? कत। कैसे बनेगा? सुधना धन गम धन कत प्रत्यय बराबर बन जाएगा स्वागतम। तो यहाँ प्रत्यय कौन सा लगा है सिर्फ यही पूछ रहा है, तो कौन प्रत्यय है? कत, यानी 21 का उत्तर होगा सी, और यही सही है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 कह रहा है कि वेदांग कितने हैं? 22 कह रहा है कि वेदांग कितने हैं? 9th क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। और यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछ देता है, पिछले साल के मैट्रिक एग्जामिनेशन में पूछा था कि वेदांग कितने हैं, उनके नाम लिखें। तो वेदांग 6 हैं। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 23। संस्कृत में किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? आचार्य पाणिनि का। ये सही उत्तर है ए। संस्कृत में किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो हम क्या लिखेंगे? आचार्य पाणिनि का। सबसे अच्छे व्याकरण शास्त्री हैं, सबसे प्राचीन भी हैं। और पाणिनि के व्याकरण का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है, तब भी हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? पाणिनि। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म पूर्व का मतलब हो गया जन्म से पहले। जन्म से पहले के संस्कार कितने होते हैं? तो जन्म से पहले के संस्कार कितने हैं? 3। इसका सही उत्तर क्या है? डी। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। सही हो गया। अभी जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन है भाई? तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। यह भी जानते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर 24 का डी हो गया। 25 जो है वो कह रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसका वर्ण करना चाहिए? जब हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो तो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें किसका वर्ण करना चाहिए, अर्थात किसको चुनना चाहिए? एकाग्रता, निद्रा, भय, लोभ। तो निद्रा का जब वर्ण करेंगे, भय का और लोभ का, तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। एकाग्रता का जब हम एकाग्रता का वर्ण करेंगे तो निःसंदेह मैंने जो लक्ष्य बनाया है वह लक्ष्य हमारा पूर्ण हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कि नरक के कितने द्वार हैं? तो ये तो पढ़े हम लोग कि नरक के कितने द्वार हैं? 3। नीति श्लोका हमें मुझे मिला भी है, एक पद्य मिला है कि त्रिविधम नरकस्यैदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। करा है कि त्रिविधम नरकस्यैदं द्वारम, हम लोगों ने पढ़ा है कि नरक के 3 द्वार हैं जो अपने आप का क्या कर देते हैं? नाश कर देते हैं। नरक के 3 द्वार हैं जो अपने आप का नाश कर देते हैं। वो कौन कौन है भाई? तो काम, क्रोध तथा लोभ। तो हम लोगों का हो गया कि नरक के कितने द्वार हैं? तो क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए सही है, 3 द्वार हैं। कौन कौन से हैं भाई नरक के 3 द्वार? तो काम, क्रोध तथा लोभ। अब हम आ गए कि राम प्रवेश राम किस जाति से आता है? तो राम प्रवेश राम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि राम प्रवेश राम किस जाति से आते हैं? दलित जाति से। कर्मवीर कथा
कर्मवीर कथा में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम की कथा जो है। और राम प्रवेश राम किस जाति से आते हैं? दलित। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने है और 28 कहता है कि मंदाकिनी वर्णनम में किस नदी का वर्णन है? गंगा का। मंदाकिनी वर्णनम, जिसमें राम जो है सीता को दिखा रहे हैं और मंदाकिनी नदी का वर्णन है उसमें, तो वहाँ मंदाकिनी वर्णनम में जो वर्णन है वह किस नदी का है? तो हमारा सही उत्तर होगा गंगा। 28 का ए हो जाएगा। अब 29 पर आ जाते हैं हम। 29 कहता है कि कर्णस्य दानवीरता के रचनाकार कौन है? जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है उस पाठ को किसने लिखा है? तो महाकवि भास ने लिखा है। हमारा सही उत्तर होगा भास। 29 का सी, 29 का सी हो जाएगा। और फिर 30 पर आ जाते हैं। 30 कहता है कि सत्य से किसकी रक्षा होती है? तो सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की। क्या जानते हैं हम लोग? इसके लिए भी मुझे एक पद्य मिला है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलम व्रेतेन रक्षते। यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, उबटन से रूप की रक्षा होती है और आचरण से वंश की रक्षा होती है। यहाँ पूछ दिया कि सत्य से किसकी रक्षा होती है, तो हमारा सही उत्तर होगा धर्म। और फिर हम आ गए 31 पर। 31 कह रहा है क्वेश्चन 31 कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है कौन? धनहीन पितरो सचित्रम यथाशक्ति, तो धनहीन होगा। इसमें तत्पुरुष समास है, धन से हीन, तृतीया तत्पुरुष समास है। धने नहीं न, इसका विग्रह हो जाएगा। पितरो जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। सचित्रम यथाशक्ति अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? धनहीन, विग्रह हो जाएगा धने नहीं न, हिंदी में हो जाएगा धन से हीन। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। तो कहता है कि तव का मूल शब्द क्या है? तव का मूल शब्द क्या है? युष्मद। तव का मूल शब्द है युष्मद। स्पष्ट है ये भी। आप युष्मद का जब शब्द रूप आपको याद है तो आप पढ़ेंगे उसमें त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम त्वत् युवाभ्याम युष्मत् तव। तव मिल गया ना? तव युवयो युष्माकम त्वयि युवयो युष्मासु, तो मिल गया सप्तमी एक वचन में तव। तव का मूल शब्द क्या भाई? युष्मद। अब कह रहा है कि क्री धन तुमुन, जब क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? तो क्री में तुमुन लगेगा तो बनेगा करतुम। क्वेश्चन नंबर 34 जो बिहार बोर्ड के सैंपल पेपर का है वह कहता है कि महाराज धृतराष्ट्र का समुचित उत्तर देने वाले कौन हैं? तो महाराज धृतराष्ट्र का समुचित उत्तर देने वाले हैं महामंत्री विदुर। महामंत्री विदुर ने धृतराष्ट्र के सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, कहता है कि राजा किस विभक्ति का रूप है? तो राजा प्रथमा विभक्ति का रूप है और इसका मूल शब्द क्या है? राजन। राजन का ही प्रथमा में चलता है तो वह बन जाता है राजा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक के कितने भेद हैं? 6। ये मैं जो कारक प्रकरण आप लोगों को पढ़ाया हूँ उसमें बताया भी हूँ कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक के भेद हैं 6। अनुवाद बनाने की सुविधा के लिए हम कारक के कुल 8 भेदों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जहाँ भी हमारे प्रश्न पत्र में आ जाए कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक के कितने भेद हैं तो हमारा सही उत्तर होना चाहिए 6। अब कह रहा है 37 कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडकोपनिषद का। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है? तो द्रक्ष्यति जो है लिट लकार में हो जाता है। इसका धातु क्या है? दृश्य। और यह लट में चलता है पश्यति पश्यत पश्यन्ति, लंग में चलता है अपश्यत अपश्यताम अपश्यन, और यही दृश्य धातु
वहाँ पस्य बन के चलता है, लेकिन लिट लकार में चलता है द्रच्छति, द्रच्छता, द्रच्छन्ति। तो द्रच्छति किस लकार का रूप हुआ? लिट लकार का। यह पूछ दे कि द्रच्छति का मूल धातु क्या है? तो दृश। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। पटना साहिब में है गुरु गोविंद सिंह। आगे कह रहा है कि तिष्ठति, जो तिष्ठति है, तिष्ठति किस धातु का रूप है? तो तिष्ठति जो है अस्था धातु का रूप है, और यह अस्था धातु ही लट लकार में चलता है। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति चलता है ना। फिर कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। विवेकानंद, रामकृष्ण और सहजानंद नहीं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 42 में आ जाते हैं। देवालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देवालय का सही संधि विच्छेद है देवधन आलय। ये पूछ दे कि देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो अधन आ और आवर्ण की संधि हुई है। ठीक है। और यहाँ जो है कौन संधि हो रहा है? स्वर संधि। अब पूछ दे कि स्वर संधि में भी कौन संधि हो रहा है? तो क्या बताएंगे? दीर्घ स्वर संधि, जो स्वर संधि का पहला भेद है। क्योंकि यहाँ दीर्घ स्वर संधि में हम लोगों ने पढ़ा है ना, संधि जब हम लोग पढ़े हैं पीछे, तो वहाँ संधि में हम लोगों ने पढ़ा अकह सवर्णे दीर्घ। जब दो समान स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने पर जब दीर्घ हो जाता है तो वहाँ पर क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। तो देवालय, देवधन, आलय, सही संधि विच्छेद। अब कह रहा है कि अधन ई से कौन सा वर्ण बनेगा? तो अधन ई बराबर ए होता है। कहाँ पढ़े हम लोग? गुण स्वर संधि में पढ़े। स्वर संधि का ही भेद है, गुण स्वर संधि। अधन ई बराबर ए हो जाता है। अ से यदि उ का मेल होगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अ से री का मेल होगा तो अर हो जाएगा, और री का मेल होगा तो अल हो जाएगा। आगे आ गए अब क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आ गए। 44 कह रहा है कि पावकः का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पावकः का पौधनकः, यह भी हम लोगों ने पढ़ा है। कहाँ? अयादि स्वर संधि में। अयादि स्वर संधि कहता है एचु अयवा अयावह। ए अय तथा ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर वर्ण का मेल होता है तो मेल होने से जो विकार उत्पन्न होगा, नया वर्ण उत्पन्न होगा, उसे हम अयादि स्वर संधि कहते हैं। और यहाँ है ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है, ओ का और औ का आव हो जाता है। तो पौ धन अक, पौ औ का आव हो जाएगा तो पौ का पाव हो जाएगा, अक से पावक बन जाएगा। तो पावक का संधि विच्छेद हो गया पौ धन अक। कौन सी संधि हो रही है? तो अयादि स्वर संधि हो रही है। अब आगे देखते हैं। आगे 45, क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कहता है कि भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि विशाला है, निर्मला है, वत्सला है, क्रूर। क्रूर नहीं है, नहीं तो यह तीनों है। यह भी क्वेश्चन पेचीदा में है, कंफ्यूज कर रहा है ना। विशाला भी आया है, निर्मला भी आया है, और वत्सला शब्द भी भारत भूमि में आया है। एक क्रूर नहीं आया। यहाँ क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि भारत भूमि कैसी नहीं है, तब इसका सही उत्तर होता क्रूर। लेकिन ये पूछ दिया कि भारत भूमि कैसी है, मैंने यहाँ लगा दिया वत्सला। अब इस तीनों को मिलाने पर हमको यह लगा कि सबसे उचित उत्तर वत्सला होना चाहिए। अब ऐसा प्रश्न जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। आगे हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 46, जबकि इसमें तीनों ही उत्तर सही है। भारत भूमि कैसी है? विशाला है। भारत भूमि निर्मला भी सत्य है, और वत्सला भी सही है। तीनों सही है। एक भारत भूमि कैसी है? क्रूर। क्रूर नहीं है। यहाँ ये होना चाहिए कि भारत भूमि कैसी नहीं है, तब हमारा सही उत्तर क्या होता? क्रूर। चलिए फिर भी आगे देखते हैं। अब ये कहता है ई धन अ से कौन सा वर्ण बनेगा? ई धन अ से कौन सा वर्ण बनेगा? तो ये भी पढ़े हम लोग यण स्वर संधि में कि जब ई के साथ अ का किसी भिन्न स्वर वर्ण का मेल होगा तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र और ली का ल हो जाता है। अभी पढ़ा है मैंने संधि में, यह भी अध्ययन कराए हैं हम। आगे आ गए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है हमारा कि मनोरथ। मनोरथ में कौन सी संधि है? मनोरथ
मनोरथ जो शब्द है, पद है, उसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है? मनः धन रथः, क्या बन जाता है? मनोरथः। तो मनोरथ में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अब क्वेश्चन नंबर 48 आ गया। 48 कहता है कि निम्नलिखित किस पद में यण संधि है? यण संधि है। अभी यण संधि पढ़े, यहाँ ई का य हो जाता है, यहाँ ई का य हो गया इत्यादि में। किस पद में यण संधि है? इत्यादि पद में। इति धन आदि, जहाँ ई का क्या हो गया है? य हो गया है। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित किस पद में यण संधि है? तो इत्यादि पद में। तथैव में नहीं होगा, ये तथा धनेव हो जाएगा। ये नयनम है, सूर्योदय है, सब अलग अलग है। यहाँ जो है यण संधि हो रही है सिर्फ एक इत्यादि पद में, इत्यादि पद में। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। अब क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग आ गए। 49 है, रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? रुच धातु, रुच का अध्ययन किया हम लोगों ने, कहाँ? कारक प्रकरण में मिला मुझे। रुच्यार्था नाम प्रियमाणः, जहाँ पर रुच धातु का योग होगा वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी, रुच्यार्था नाम प्रियमाणः। रुच धातु के योग में जिसे कोई चीज़ क्या होती है? अच्छी लगती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। वही बात ये भी पूछ रहा है कि रुच धातु के योग में जहाँ रुच धातु आएगा उसके योग में जो पद आएगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? चतुर्थी। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 50 में कि निम्नलिखित किस शब्द में प्रति उपसर्ग है? प्रति, तो एकदम स्पष्ट यहाँ दिख रहा है, प्रति धन एक बराबर प्रत्येक। प्रति उपसर्ग से बनने वाला यह पद है। यहाँ प्रति उपसर्ग नहीं लगाया प्रताप में, प्रगति में भी प्र उपसर्ग है, प्रताप में भी प्र उपसर्ग है, प्रवेश में भी प्र उपसर्ग है, लेकिन प्रत्येक एक ऐसा पद है जिसमें प्रति उपसर्ग है, प्रति धन एक प्रत्येक। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आगे आगे हम क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित किस शब्द में प्रति उपसर्ग है? ये तो हो ही गया हमारा 50। 51 में आ गए। 51 कहता है कि अहम, अहम किस शब्द का रूप है? अहम तो अस्मद का है, अस्मद में ही चलता है अहम अवाम वयम। तो अहम किस शब्द का रूप है? अस्मद शब्द का रूप है। क्वेश्चन नंबर 52 में आ गए हम लोग। 52 कह रहा है कि पीबती, पीबती किस धातु का रूप है? तो पीबती का मूल धातु है पा, पा का ही बनता है पीबती, पीबतः पीबन्ति। पीबती का धातु है पा, ये आसान ही है। 53 में आ गए हम। 53 कह रहा है कि पठ धातु, पठ धातु लोट लाकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? पठ धातु लोट लाकार, नहीं लोट लाकार में कैसे चलता है? तू तामंतु ही तम त आनी आम आम। तो पठ धातु लोट लाकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? पठ नहीं चलेगा, इसमें पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत। तो मध्यम पुरुष एक वचन पूछ रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा? पठ हो जाएगा। ये उत्तर सही है, यानी डी हो जाएगा इसका, 53 का डी। 54 में आ गए। 54 कह रहा हन धन सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? तो हन धातु में जब सत्री प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेगा हनन। हन धन सत्री बराबर होता है हनन। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 55। और 55 कहता है कि साधु, साधु शब्द के सप्तमी बहुवचन का रूप क्या होगा? साधुसु। जैसे बालक का क्या हो जाता है? बालकेषु। तो साधु का क्या हो जाएगा? साधुसु। और 55 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। 55 का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 56 पर। यह कहता है कि समागत्य, समागत्य में प्रत्यय है। समागत्य में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु में लगा है ल्यप प्रत्यय, तो क्या बन गया है? समागत्य। 56 का उत्तर हो जाएगा हमारा ए। समागत्य में जब भी पूछे कि कौन सा प्रत्यय है तो हम लिख देंगे ल्यप प्रत्यय है। ल्यप में जो है ल और प का लोप हो जाता है, य जो है जुड़ जाता है धातुओं के पीछे, तो बन गया है समागत्य। 57 देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यह जो है थोड़ा सा उलझाता भी है। पूछ रहा है जही किस धातु का रूप है? एकदम कॉमन है, आता है, हर साल के परीक्षाओं में घुमा फिरा के पूछ देता है कि जही किस धातु का रूप है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हन धातु का रूप है। जही किस धातु का रूप है? हन धातु का, स्पष्ट है। इसके बाद आ गए हम 58 58।
कह रहा है कि मुनीसु किस शब्द का रूप है? तो मुनीसु जो है मुनि शब्द का रूप है। मुनीसु जो है किस शब्द का रूप है? मुनि शब्द का रूप है। और मुनि शब्द का ही सप्तमी बहुवचन में क्या हो जाता है? मुनीसु हो जाता है। फिर हम आ गए कहाँ? 59 59 पर आ गए। 59 कह रहा है कि असी किस धातु का रूप है? माने इसका धातु पूछ रहा है कि असी किस धातु का रूप है? तो धातु उसका क्या है? अस। अस का ही बनता है असी। कैसे हो जाता है? अस्ति अस्थ असंति असी अस्थ अस्त, यानी मध्यम पुरुष एक वचन में हो जाता है असी। तो असी किस धातु का रूप है? इसका सही उत्तर होगा अस। और हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है इंद्रधन इंगिस। इंगिस क्या है? स्त्री प्रत्यय है। और स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? 8। कौन कौन से होते हैं? टाप, डाप, चाप, इंगीप, इंगिस, इंगीन, उंग और ती। इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो इंद्र में जब इंगिस प्रत्यय लगेगा तो बनेगा इंद्री, क्योंकि जहां भी इंगीप, इंगिस और इंगीन लगता है ये दीर्घ ई जो है उस शब्द के पीछे जुड़ जाता है। तो इंद्रधन इंगिस बराबर बनेगा इंद्री। यहाँ इंद्राणी नहीं होगा, क्योंकि जब इंद्रधन आनुक धन इंगिस होगा तब वह पद बनता है क्या? इंद्राणी। इंद्रधन इंगिस बराबर सिर्फ बनेगा क्या? इंद्री। तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव जो अभी 60 ऑब्जेक्टिव दिया है इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। मैंने 60 आप लोगों को पढ़ा भी दिया। लेकिन आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में चाहे 60 ऑब्जेक्टिव आए या 100 ऑब्जेक्टिव आए, आप ध्यान रखेंगे OMR सीट में सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव जो आपको आसान लगेगा, आपको सही उत्तर आ रहा होगा, उन्हीं 50 का आप कलर करेंगे और 50 नंबर प्राप्त करेंगे। 50 से अधिक मत कलर कीजिएगा, नहीं तो जहां 50 पूरा हो जाता है वह मशीन चेक करता है, जहां 50 पूरा हो जाएगा उसी को वह उठा लेगा, उसमें आपका गलती सही जो भी हो उसके आगे वाला वह छोड़ देता है। तो अब अगला वीडियो जो हम लोगों का होगा वह होगा गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 50 अंक है। वह परीक्षा में हम कैसे लिखते हैं, हम लिख करके प्रयास कर रहे हैं कि उसका उत्तर जो है आप लोगों को प्रदान करें कि हम परीक्षा में किस प्रकार लिखेंगे। क्योंकि लिखने की कला जब पूर्णतः भली प्रकार से हमें मालूम होगी तो हम परीक्षा में बहुत बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। मेरे बच्चों, ये वीडियो मेरा आपके लिए लाभकारी यदि लग रहा हो तो आप इसे अवश्य लाइक कर दें। यदि अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक करें। अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि मैं जो है मैट्रिक परीक्षा तक या इससे आगे भी संस्कृत और हिंदी से जुड़े जो भी परीक्षा उपयोगी मटेरियल है मैं आप लोगों को प्रदान करता रहूँगा। आगे हमारी योजना है कि हम 9th और 10th का जो पाठ्य पुस्तक है वह भी पढ़ा करके आप लोगों को प्रदान करें, ताकि क्लास की अभी असुविधा हो रही है, उतना बढ़िया से नहीं चल पा रहा है, तो हमारे बच्चे घर में बैठकर भी बढ़िया से अध्ययन कर लें। तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपको कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उस अनुकूल वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा जिससे हमारे बच्चों को विशेष लाभ प्राप्त हो। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको 50 नंबर का लिखना होता है उसके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।